कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है हम इसको चैलेंज करेंगे। अब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल 44 याद आता है, आर्टिकल 48 याद नहीं आता है, आर्टिकल 36 याद नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके खिलाफ भी। आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है, लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों को लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें ये पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। सबको दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो यूसीसी के बारे में। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके खिलाफ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात तय करती है तो उन्हें इससे रेफ्रेन करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज करना चाहिए। और अभी जो उत्तराखंड का यूसीसी मंजूर हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती है। क्योंकि हम उसको सिर्फ यूसीसी का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा और बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मज़हब के ख़िलाफ़ होती है और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है हम इसको चैलेंज करेंगे और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। देखिए, जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली आपत्ति उस पर ये है। उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रकोनियन प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या होता है। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, जिस एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ लें और मुझे जवाब दे दें, सिर्फ पहला पेज, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि यह कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कोई एक्सेप्ट नहीं कर, साइलेंटली बैक डोर से नहीं, फ्रंट डोर से आ रहा है। अब उसके बाद अब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं, अब वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा और वहाँ की आवाम जो है वो परेशान रहेगी। जैसे आप बोल रहे हैं टारगेटिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल टारगेटिंग, जी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है ना यूसीसी को, वहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी को कोई मान नहीं रहा है। जब लॉ बन जाएगा तो लोग उससे गवर्न होना शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड में जो यूसीसी आ रही, फिर अगर आप लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है, लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों को लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें ये पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। सबको ये बात पता है, तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत कर रहे हैं। एक मिनट सिर्फ इसमें आप बताऊँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी हॉल में 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था यहीं पे बैठ कर, और आदिवासी लोग भी थे उसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ज़ोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, एक कानून कहाँ है?
आप CRPC को देख लीजिए, IPC को देख लीजिए, उसमें कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रिवेल करते हैं। आप जब भी हमारे यहाँ लोगों ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कहनी शुरू की, तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज़्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। हमारे एक और मोअज़्ज़िज़ साथी आ गए हैं, कमाल फारूकी साहब, जो बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि जो यूसीसी की जो बात की जाती है वो एक पर्टिकुलर जो है रिलीजियस ग्रुप को छेड़ने के लिए की जाती है, उसके पीछे पॉलिटिकल जो है मोटिवेशन होता है, और आप लोग जो है उसको ट्रैप में आते हैं? देखिए, ये कहना कि हम उसके ट्रैक में आते हैं, ये बात सही नहीं है। ये बात जैसा कि अभी हमारे फैसल साहब ने कही कि एक कानून जब बन जाता है तो फिर उसी कानून को समाज में इन्फोर्स किया जाता है। आप यूसीसी की या किसी कानून की मुखालिफत नहीं करेंगे और बिल्कुल उससे अलग हो जाएंगे तो कानून बनते चल जाएंगे हमारे देश के अंदर। देखिए, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए, हमेशा ये बात याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल 44 याद आता है, आर्टिकल 48 याद नहीं आता है, आर्टिकल 36 याद नहीं आता है, जहाँ ये कहा गया कि देश के अंदर जो असमानता है वेल्थ के अंदर उसको ठीक किया जाएगा, वेजेस को ठीक किया जाएगा। ये सब बातें जो आम आदमी से जिनका ताल्लुक़ है उन पर कोई बात होती नहीं है, आर्टिकल 44 पर ही बात होती है। तो आर्टिकल 44 जो है वो, उसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, वो फंडामेंटल राइट है।